हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को कवर किया है, प्रोसेस और स्ट्रक्चर ये सब हम लोग कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें। देखो, स्टूडेंट के सामने ना हमेशा दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिससे कि वो कंफ्यूज रहते हैं। आपके पास अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कितने तरीके के हैं, तो ये बेसिकली दो तरीके के स्ट्रक्चर हैं, फंक्शनल और डिविजनल। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के कितने टाइप्स हैं, तो डेफिनेटली आपके यहां पर भी दो ही आंसर हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर देयर। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप किसी बैंक में जाते हैं, तो उस बैंक के अंदर जब आप जाते हैं तो होता क्या है कि आप वहां के मैनेजर से बहुत फॉर्मल होकर बात करते हैं, उसके क्लर्क से भी बहुत फॉर्मल होकर बात करते हैं। ऐसे ही जब आप स्कूल में जाते हैं तो आप अपने प्रिंसिपल सर के पास जब भी कोई एप्लीकेशन साइन कराने जाते हैं या अपने क्लास टीचर के पास जाते हैं तो आप बहुत फॉर्मल होकर उनसे बात करते हैं। आप उन्हें ये तो नहीं कहते कर दे यार साइन, क्या जा रहा है, साइन ही तो करने हैं तूने, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपका कम्युनिकेशन विथ फुल ऑफ फॉर्मेलिटी होती है उसको हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इन अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वेरियस एक्टिविटीज लाइक डिजाइनिंग, सोर्सिंग मटेरियल, असेंबलिंग, क्वालिटी कंट्रोल नीड टू कोऑर्डिनेट सिस्टमेटिकली। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, डिजाइन का अलग है, असेंबली लाइन का अलग है, क्वालिटी कंट्रोल का अलग है, और इन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है। Each department follow a set schedule and guidelines to ensure that final product meets the quality standard and is delivered on time. ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं ये एक बहुत फिक्स स्केड्यूल को फॉलो करते हैं, एक बिल्कुल फिक्स गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं ताकि फाइनल टारगेट्स को हम लोग विद क्वालिटी मीट आउट कर सके। इनर रिटेल बिजनेस एक्टिविटीज जैसे स्टॉक हो गया है, मैनेजिंग सेल हो गया है, हैंडलिंग कस्टमर सर्विसेज को हमें आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है। सिस्टमैटिक अप्रोच इन्वॉल्विंग अलाइनिंग इन्वेंट्री लेवल विद द कस्टमर डिमांड। आपका स्टॉक इस हिसाब से मैनेज होना चाहिए कि कस्टमर जब भी डिमांड करे आपके पास स्टॉक हमेशा रेडी में होना चाहिए। एंश्योरिंग दैट द सेल टीम इज इन्फॉर्म्ड अबाउट प्रमोशन एंड प्रमोटिंग, एड्रेसिंग कस्टमर इंक्वायरीज टू एनहेंस ओवरऑल सेटिस्फैक्शन मीट सेल टारगेट। और जितनी भी सेल टीम है वो हमेशा कस्टमर्स की क्वेरीज को सॉल्व कर रही है ताकि सेल्स के टारगेट को अचीव किया जा सके। So in all organizations employees are guided by rules and procedure। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एम्प्लॉइज को हम लोग रूल्स और प्रोसीजर से गाइड करते हैं टू हेल्प स्मूथ फंक्शंस ऑफ द एंटरप्राइज, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शनिंग है बिल्कुल स्मूथ चले, जॉब डिस्क्रिप्शन उनके पास रहे, रूल्स रेगुलेशंस उन्हें पता होने चाहिए। दिस इज डन थ्रू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और ये सब चीजें हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। आपको देखिएगा आपके स्कूल के अंदर एक फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रिंसिपल से बात करने की, क्लास टीचर से बात करने के, स्कूल के स्टार्ट होने से लेके उसकी छुट्टी होने तक वहां पर एक पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब रिलेशनशिप। इन ए स्कूल देयर आर डिफरेंट रोल्स लाइक टीचर, प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। एक स्कूल के अंदर अलग अलग और पोस्ट पर जितने भी लोग हैं वो अलग अलग रोल करते हैं। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन द स्कूल स्पेसिफाइज दैट द टीचर रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल। अब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल, वहां पर ये गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि जितने भी टीचर्स हैं वो प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में रिपोर्ट टू द स्कूल मैनेजर। और जितना भी स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो पूरी की पूरी रिपोर्टिंग मैनेजर को करेगा। दिस क्लैरिटी हेल्प्स एवरीवन नो हु दे आंसर। अब ये जो रिलेशन है, ये जो क्लैरिटी है, ये बहुत क्लियर है कि कौन किसको आंसरिंग करेगा। सेकंड इज मींस टू अचीव ऑब्जेक्टिव, मतलब टारगेट पूरा करने में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत हेल्पफुल होते हैं। अ स्कूल विद अ गोल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। एक स्कूल है जिसका मेन टारगेट है क्वालिटी एजुकेशन देना। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेट रूल्स लाइक क्लास शेड्यूल, टीचिंग मेथड एंड एग्जाम प्रोसीजर। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक
क्लास का शेड्यूल बनाया जाता है, टीचिंग मेथोलॉजीज बनाई जाती हैं और एक एग्जाम का पैटर्न प्रोसीजर भी तैयार किया जाता है। These rules ensure that the school's objective of offering a good education is met through organized and planned activities। अब कहीं ना कहीं ये जो हमने प्लान करा है सारा का सारा, ये इसलिए किया है कि स्कूल के टारगेट्स को हम इजीली मीट आउट कर सके। कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल एफर्ट्स इन अ स्कूल, वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस नीड टू वर्क टुगेदर। एक स्कूल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब अगर स्कूल का टाइम टेबल होगा तो डेफिनेटली मैथ्स डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, दे ऑल हैव टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर सो दैट द स्कूल टाइम टेबल शुड रन स्मूथली। The formal organization ensure that the efforts of these departments are coordinated। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इनके एफर्ट्स आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड रहने चाहिए ताकि कोई भी क्योज ना हो। फॉर इंस्टेंस, द इंग्लिश डिपार्टमेंट में प्लान लेसन इन लाइन विद द ओवरऑल करिकुलम सेट बाय द स्कूल मैनेजमेंट। इंग्लिश डिपार्टमेंट अपना सारा का सारा कोर्स वैसे डिजाइन करता है जैसा कि स्कूल अथॉरिटी ने अपने करिकुलम में बताया हुआ है। Deliberate designed by top management। The formal organization of the school include the role of teachers, principal, support staff। एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और वहां पर सबका रोल फिक्स है, चाहे वो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, सपोर्ट स्टाफ है। इस डेलिबरेटली डिजाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट ने उसको बहुत डेलिबरेटली डिजाइन किया है कि प्रिंसिपल का ये रोल है, टीचर्स अपना ये काम करेंगे, सपोर्टिव स्टाफ ये काम करेंगे। दे प्लान हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड टू एंश्योर द स्कूल रन स्मूथली। अब जो मैनेजमेंट है वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपस में कैसे डिवाइड करें प्रिंसिपल, टीचर्स और सपोर्टिंग स्टाफ में, कि ताकि स्कूल बहुत स्मूथली रन कर सके और एजुकेशन के टारगेट को अचीव कर सके। एम्फेसाइज ऑन वर्क परफॉर्मेंस इन स्कूल, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्लेसेस मोर एम्फेसाइज ऑन टास्क लाइक टीचिंग, लेसन प्लान एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। एक स्कूल के अंदर जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है टीचिंग पर, लेसन प्लान पर और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज पर। वाइल बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप अमंग द स्टाफ एंड स्टूडेंट इज इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्कूल में स्टाफ और स्टूडेंट्स के बीच में एक मजबूत बॉन्ड होना, एक बहुत अच्छा रिलेशन होना किसी भी स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। द प्राइमरी फोकस इज ऑन एफिशिएंटली कैरिंग आउट टास्क टू प्रोवाइड गुड लर्निंग एनवायरनमेंट। और मेन क्या है कि पूरे के पूरे स्कूल के अंदर एक बहुत ही अच्छा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो, एक बहुत ही अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए। एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Now the first is easier responsibility fix। In a formal organization it is easy to know who is responsible for whom। सीधी सी बात है, अभी मैंने आपके सामने स्कूल का एग्जांपल लिया, वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर अभी हमने एग्जांपल में देखा सपोर्टिंग स्टाफ, टीचर और प्रिंसिपल, इन सबको पता है कि ये लोग मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपनी सारे के सारे आंसरेबल ये लोग टीचर्स प्रिंसिपल के लिए और प्रिंसिपल मैनेजमेंट कमेटी के लिए आंसरेबल है। बिकॉज एवरीवन रोल्स आर क्लियरली डिफाइंड, और यहां पर हर एक का रोल बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है। नो एम्बिग्यूटी इन रोल्स, मतलब नो कंफ्यूजन इन रोल्स। देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट व्हाट ईच पर्सन नीड टू डू। अब हमने एग्जांपल लिया था स्कूल का, तो वहां पर हर टीचर को अपना टाइम टेबल पता था, कोई भी कंफ्यूजन नहीं था कि किस टीचर को क्या काम करना है, प्रिंसिपल को क्या काम करना है। ड्यूटीज आर स्पेसिफाइड प्रिवेलिंग द सेम वर्क फ्रॉम बीइंग डन ट्वाइस। और ड्यूटीज जो होती हैं बहुत स्पेसिफाई की जाती है ताकि एक सेम काम दो लोग बिल्कुल भी ना करें, मतलब एक तरीके से वर्कलोड डबल ना हो और एक एम्प्लॉय को दो बार एक काम ना करना पड़े। मेंटेनिंग यूनिटी ऑफ कमांड। अ क्लियर चेन ऑफ कमांड इज एस्टेब्लिश एंश्योरिंग एवरीवन फॉलो स्ट्रक्चर लीडरशिप एंड मेंटेनिंग यूनिटी। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड होता है, जैसे कि अभी बताया, प्रिंसिपल से ही सभी टीचर्स ऑर्डर लेंगे या डिपार्टमेंट्स के हेड से टीचर्स ऑर्डर लेंगे, तो एक यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है। Effective goal accomplishment। Formal organization provide a plan for task helping employees understanding their role। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज काम करते हैं सबको अपना रोल पता है। स्कूल के अंदर टीचर्स को अपना रोल पता है, उन्हें क्या पढ़ाना है, कौन से एग्जाम्स के पेपर तैयार करने हैं। प्रिंसिपल को अपना रोल पता है कि उसे सीबीएसई का कब काम करना है, आपके रजिस्ट्रेशन कब करने हैं। सपोर्टिंग स्टाफ को अपना रोल पता है। एंड दे ऑल वर्क अचीविंग द गोल एफिशिएंटली। और कहीं ना कहीं ये सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा करते हैं। प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी कब आएगी? जब एम्प्लॉयज को पता होगा उन्हें क्या करना है, और जब उन्हें पता होगा उन्हें क्या करना है, डेफिनेटली वो अपने ड्यूटी आवर्स में वो काम करेंगे। और जहां पर बॉस कभी भी अपने एम्प्लॉयज को ना बताए, उल्टा उन्हें डांट पड़ेगी, तुम्हें देखना चाहिए तुम्हारी क्या जिम्मेवारी है,
तुम्हें अपने हिसाब से काम करना चाहिए, तो ऐसे केस में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं होती। स्पेसिफिक रूल्स गाइड एम्प्लॉय बिहेवियर मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल। जब कुछ स्पेसिफिक रूल्स बनते हैं एम्प्लॉयज के लिए, मैनेजमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन को एक स्टेबिलिटी देते हैं। क्यों? क्योंकि उन रूल्स के बेस पर हम चीजों को पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन मेकिंग डिलेज। अब हम लोगों ने स्कूल का एग्जांपल लिया, अगर मान लिया स्टूडेंट से कंसर्न कोई डिसीजन लेना है तो सबसे पहले स्टूडेंट टीचर के पास जाएंगे, टीचर प्रिंसिपल के पास जाएंगे, प्रिंसिपल मैनेजमेंट कमेटी के पास जाएगा, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे कम्युनिकेशन नीचे की तरफ आएगी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये डिले इन डिसीजन होता है? अगर हम किसी फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं तो टॉप, मिडिल और सुपरवाइजरी, वर्कर्स पहले सुपरवाइजर से बात करेंगे, सुपरवाइजर्स मिडिल लेवल मैनेजर से, मिडिल लेवल टॉप से, और फिर ये फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नीचे की साइड आएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है। In a formal organization, decision making might take longer because everyone has to follow a set order. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन हमेशा लेट रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक को एक सेट रूल्स ऑफ रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, एक स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ता है। इट इज लाइक वेटिंग इन लाइन टू गेट समथिंग डन एंड दिस प्रोसेस कैन स्लो थिंग्स डाउन। यहां पर जब हम किसी भी एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन फॉर क्रिएटिविटी। Sometimes, if an organization is too strict in its rule, it might not appreciate creative ideas. एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर जो भी रूल्स रेगुलेशन है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब उसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो जब एम्प्लॉयज जो हैं पिछले 10 साल से ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई भी चेंजेस उन्हें अलाउ नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी 10 साल के बाद या 5 साल के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद एम्प्लॉयज की क्रिएटिविटी लूज होने लग जाती है, वो एम्प्लॉयज अपनी क्रिएटिविटी खत्म करने लग जाते हैं। इट इज अ बिट लाइक हैविंग वन वे टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम इवन इफ दे कुड मे क्रिएट सॉल्यूशन। ये कुछ इस टाइप से हुआ, एक स्टूडेंट के पास मैथ्स की प्रॉब्लम दी गई, वो बच्चा मैथ्स की प्रॉब्लम अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसे ये कहा गया कि जो मेथड आपको बताया आप सिर्फ उसको फॉलो करेंगे। तो धीरे धीरे वो बच्चा मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपनी क्रिएटिविटी खत्म कर देगा। Difficulty understanding relationship. Imagine if your focus is only on homework and not on getting to know your classmate. आप सपोज करिए आपका मेन फोकस है सिर्फ होमवर्क करना, आप अपने क्लासमेट्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इट इज सिमिलर, ये बिल्कुल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है। इट पुट्स अ लॉट ऑफ एम्फेसाइज ऑन टास्क एंड स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके काम पर मेन ध्यान दिया जाता है, मतलब आपका फोकस आपके सिर्फ टारगेट पर होना चाहिए। मेकिंग इट चैलेंजिंग टू सी द कंप्लीट पिक्चर ऑफ हाउ पीपल इंटरेक्ट एंड वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये भी नहीं पता लग पाता कि साथ वाली डेस्क पर जो एम्प्लॉय बैठा है वो क्या काम कर रहा है और वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि आप अपनी डेस्क पर इतने ज्यादा काम में इन्वॉल्व होते हो कि आपके लिए रिलेशंस को अंडरस्टैंड करना, काम के प्रोसेस को उस रिलेशन से अटैच करना बहुत मुश्किल होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, जब आप अपने रिलेटिव्स के साथ बात करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक इनफॉर्मल चिट चैट होती है हमारी। और आप किसी क्लब के अंदर हैं तो वो भी हमारा एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो एक सिंपल सा पॉइंट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पहचान करने का, जहां पर हमारा कम्युनिकेशन विदाउट एनी फॉर्मेलिटी होता है। For instance, employees who play cricket together on Sunday have coffee meetup in cafeteria or share an interest in drama from informal groups. These groups are not part of any official structure but develop naturally. आप खुद देखिएगा, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने गए, उस ऑर्गेनाइजेशन में 50 के आसपास एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन 5-6 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया कि हर संडे जब ऑफिस की छुट्टी होगी वो लोग 2 घंटे क्रिकेट खेलेंगे, या कैफेटेरिया के अंदर 4-5 दोस्त बैठ के आपस में चिट चैट कर रहे हैं। तो ये सब हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ सोशल नेटवर्क। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग एल्स, इट्स अ सोशल नेटवर्क, लोगों का आपस का एक सोशल नेटवर्क दैट नेचुरली फॉर्म अमंग पीपल एट वर्क। आप जब किसी भी एक वर्क प्लेस पर जाते हैं तो आप अपने सेम इंटरेस्ट के लोगों के साथ फ्रेंडशिप बनाते हैं और वहां पर आपका एक उनके साथ बॉन्ड बनने लग जाता है, एक रिलेशन बनने लग जाता है। और वो जो 4, 5, 6, 8, 10 लोगों का रिलेशन होता है या इससे ज्यादा लोगों का रिलेशन होता है, वो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इट हैपेंस व्हेन एम्प्लॉयज इंटरेक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियल रोल इन द वर्क प्लेस।
अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता कैसे है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप कुछ सोचिएगा, आपकी बैंक में जॉब लगी है और बैंक में जब आपने जॉब करना शुरू करा तो आपको 2 महीने बाद पता लगा कि बैंक के आउट ऑफ 55 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, और आप पांचों ने कैफेटेरिया में बैठ के बातचीत करना शुरू करा, और जॉब ज्वाइनिंग के 2-3 महीने बाद आपका एक ग्रुप बन गया जो हर संडे क्रिकेट खेलता है। इसका मतलब पहले आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहां से अपने सेम इंटरेस्ट के ग्रुप को बनाया, और वो हमारा बन गया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही डेराइव किया जाता है। When people go beyond their defined roles, it happens when the people regularly interact. अब आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कब बनाएंगे? जब आप रेगुलर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, एंड इंस्टेड ऑफ स्टिकिंग स्ट्रिक्टली टू फॉर्मल रूल्स दे फॉर्म ग्रुप बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड इंटरेस्ट। यहां पर जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन होता है उसके रूल्स रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के जैसे स्ट्रिक्ट नहीं होते। ये सब एम्प्लॉइज या सब अपने फ्रेंड्स आपस में मिलकर अपने अकॉर्डिंग इस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस डिजाइन करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, कि यहां पर 4-5 दोस्तों ने इकट्ठे मिलकर एक रूल बनाया कि संडे टू संडे हम क्रिकेट खेलेंगे, और जो भी क्रिकेट खेलने फ्रेंड नहीं आएगा वो बाकी बचे हुए फ्रेंड्स को पार्टी देगा। अब ये एक ऐसा रूल है जिसमें ना ही तो कोई पनिशमेंट है, बल्कि जो पनिशमेंट वो एक स्वीट फॉर्म में दी गई है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन आपस में ग्रुप मेंबर्स बनाते हैं। एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओरिजिन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कलीग्स फॉर्मिंग अ क्लोज निट ग्रुप बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट। यहां पर जितने भी कलीग्स होते हैं वो सब आपस में अपना शेयर करते हैं इंटरेस्ट, और नॉर्मली इनफॉर्मल ग्रुप उन लोगों का बनता है जिनका इंटरेस्ट सेम होता है, इवन दो नॉट एक्सप्लिसिटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द मैनेजमेंट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अराइजेज ओरिजिनली विद इन फॉर्मल स्ट्रक्चर थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉइज। तो हम ये कह सकते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉइज आपस में पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं तब ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है। इवोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स ग्रुप नॉर्म, अ टीम डेवलपिंग इट्स ओन अनरिटन रूल फॉर कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मल गाइडलाइन। ये जितने भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये आपस में दोस्तों ने मिलकर रूल्स रेगुलेशन बिना किसी रिटर्न फॉर्म के डिसाइड करे, और इनके रूल्स रेगुलेशन फॉर्मल के जैसे बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते। Behavioral standards within informal organization are shaped by the collective norms of the group, not by official rule. यहां पर जितने भी रूल्स हैं वो आपस में कलेक्टिव विजडम से लिए जाते हैं, ना कि ऑफिशियली रूल्स को फॉलो किया जाता है। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, एम्प्लॉइज फॉर्मिंग अ सोशल मीडिया ग्रुप फॉर कैजुअल कन्वर्सेशन एंड अपडेट आउटसाइड द फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। कुछ एम्प्लॉइज ने आपस में एक कम्युनिकेशन चैनल बनाया और वो उस चैनल के अंदर एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट कर रहे हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कम्युनिकेशन चैनल नॉट डिफाइंड बाय मैनेजमेंट। अब अगर आप देखिएगा मैनेजमेंट में तो चैनल बड़ा क्लियर है कि जो सुपरवाइजरी लेवल है वो मिडिल से बात करेगा, मिडिल टॉप से बात करेगा, लेकिन जो इनफॉर्मल होता है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी किसी से कैसे भी बात कर सकता है। तो ये एक इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। स्पॉन्टेनियस इमरजेंस, एम्प्लॉइज फॉर्मिंग अ लंच ग्रुप बेस्ड ऑन शेयर इंटरेस्ट विद नो डायरेक्टिव फ्रॉम मैनेजमेंट टू डू सो। आप लंच ब्रेक में आपस में इकट्ठे मिले, वहां पर पॉलिटिक्स में किसी का इंटरेस्ट है, किसी का क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी का रिलीजियस प्लेसेस में इंटरेस्ट है, तो सबने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्पॉन्टेनियसली बातचीत करनी शुरू करी और एक ग्रुप बना के रख लिया। तो यहां पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप लोग आपस में इंटरेक्शन से क्रिएट करते हैं। लैक ऑफ डेफिनेट स्ट्रक्चर, अगर आप देखिएगा हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर होगा, चाहे हम कम्युनिकेशन की बात करें या लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, मगर इनफॉर्मल में आपस में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। अ ग्रुप ऑफ कलीग्स विद डाइवर्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप इनफॉर्मल कनेक्शन एंड रिलेशनशिप विदाउट अ फॉर्मल हियरार्की। यहां पर एक ग्रुप है जहां पर अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं सारे के सारे कलीग्स, सबकी अपनी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनका एक अपना रिलेशन तैयार हुआ है बिना किसी फॉर्मल हियरार्की के। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लैक अ क्लियर स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल का कोई भी क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होता एज दे आर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, क्योंकि ये एक सोशल रिलेशनशिप से बना हुआ नेटवर्क होता है। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट अपडेट्स और चेंजेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आर क्विकली शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉइज थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। आपको देखिएगा आप लोगों के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आपके शहर की जो भी न्यूज आती है वो न्यूज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर एकदम आती है, तो एक तरीके से वो फास्टर इंफॉर्मेशन का काम करता है।
ऐसे ही कुछ दोस्तों ने क्लास के ग्रुप के अलावा अपना एक पर्सनल ग्रुप बनाया, तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस ग्रुप पर डाल देते, तो वो एक बहुत ही फास्टर कम्युनिकेशन का काम करता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाईपास प्रेस्क्राइब लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी हमारा स्केलर चेंज जैसा तरीका नहीं होता कम्युनिकेट करने का। फैसिलिटेट रैपिड इंफॉर्मेशन एंड प्रॉम्प्ट फीडबैक, और जिसकी वजह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है बहुत रैपिडली फैलती हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम स्केलर चेन को फॉलो करते हैं तो इंफॉर्मेशन का फ्लो हमारा स्लो हो जाता है। सोशल नीड्स एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। आप खुद सोचिएगा, आप किसी कंपनी के अंदर और वहां पर आप किसी से बात नहीं कर रहे और ना ही बात करना अलाउड है, कैफेटेरिया में भी गए, रोबोट की तरह पहुंचे, खाना खाया और वापस आ गए, तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा, क्या ऐसी जगह आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। स्कूल के अंदर आप लोगों को अलाउड ना हो कलीग्स के साथ बात करना, सिर्फ आओ पढ़ो और घर जाओ। लंच ब्रेक में सिर्फ आप अपना लंच करिएगा, रेसेस के अंदर सॉरी अपना टिफिन फिनिश करिएगा। आप किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो क्या दोबारा स्कूल आने का मन करेगा? बिल्कुल भी नहीं मन करेगा। एम्प्लॉयज फॉर्मिंग इनफॉर्मल ग्रुप बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट और हॉबीज। यहां पर जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं अपनी हॉबीज के हिसाब से अपने ग्रुप डिजाइन करते हैं। क्रिएटिंग अ सपोर्टिव सोशल एनवायरनमेंट विद इन द वर्क प्लेस, और ये जो ग्रुप होता है सोशल एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ मेंबर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपस में मेंबर्स की सोशल नीड्स को पूरा करता है। फॉर एग्जांपल, आपस में फ्रेंडशिप को पूरा करता है, एक दूसरे की पर्सनल ग्राउंड पे हेल्प करने की नीड को भी पूरा करता है। बिलोंगिंग एंड एनहेंसिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, और इन चीजों से कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। कॉम्पनसेशन फॉर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन एडुकेसी। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं कुछ लैक्स होते हैं, और वो जो कमियां होती हैं इनफॉर्मल के थ्रू पूरी हो जाती है। गैदरिंग फीडबैक ऑन प्रपोज्ड प्लान एंड पॉलिसीज थ्रू इनफॉर्मल नेटवर्क हेल्प्स आइडेंटिफाइड पोटेंशियल इश्यूज एंड अलाउ फॉर एडजस्टमेंट बिफोर फॉर्मल इंप्लीमेंटेशन। एक मैनेजर ने ये डिसाइड करा है कि मैं स्टाफ को 2 घंटे या 1 घंटे बाद में रोकूंगा ताकि प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ सके। अब जब ये मैसेज उन्होंने इनफॉर्मल ग्रुप के थ्रू सर्कुलेट करा, तो इनफॉर्मल ग्रुप ने मैनेजर को बताया कि सर, स्टाफ की बाद में फैमिलीज है, कोई अपने बच्चे के लिए घर जल्दी जाना चाहता है, तो कोई अपनी वाइफ को दूसरा ऑफिस से पिक करना चाहता है। तो एक तरीके से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैनेजर को इन बातों का पता लगता है। तो मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी कमी होती है, इनफॉर्मल के थ्रू उसे कॉम्पनसेट किया जाता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बाय एड्रेसिंग शॉर्टकमिंग इन द फॉर्मल स्ट्रक्चर। जितने भी फॉर्मल और स्ट्रक्चर के अंदर शॉर्टकमिंग्स होती है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उन शॉर्टकमिंग्स को पूरा करता है और ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को पूरा करता है। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट, डिस्ट्रक्टिव ह्यूमर स्प्रेड। देखो, जब भी आप लंच ब्रेक पर बैठते हैं या आप लोग रेसेस में होते हैं, आप लोग बहुत सारी बातें करते हैं, और वो बहुत सारी जो बातें होती हैं अफवाहों का फॉर्म ले लेती हैं, और इसमें एक बड़ी पैटलाइन होती है, हमने सुना है एक बंदा कह रहा था। अब वो एक बंदा कौन है? वो एक बंदा कोई भी नहीं है। जो ग्रुप बैठता है लंच ब्रेक पर, वो उनका चिट चैट जो है वो एक र्यूमर की फॉर्म में बन जाता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से र्यूमर्स बहुत ज्यादा फैलते हैं। फॉल्स इंफॉर्मेशन कैन क्रिएट पैनिक एंड हार्म रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो जाती है इनफॉर्मल ग्रुप की वजह से, तो कभी कभी वो ऑर्गेनाइजेशन की लिए रेपुटेशन के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक ग्रुप आपस में कैफेटेरिया में बैठा है और उनके बीच में ये र्यूमर, एक फॉल्स डिस्कशन चलने लगा कि अगर ये कंपनी बिक जाए तो। उनका ये आपस का डिस्कशन जो है, एक र्यूमर फैला गया कि कंपनी बिकने वाली है, और इस र्यूमर से कंपनी की गुडविल पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इन्वॉल्व इन स्प्रेडिंग र्यूमर्स, जब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं र्यूमर्स फैलाते हैं, कैन बिकम अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स का काम करती है। रेसिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉयज विद एन इनफॉर्मल नेटवर्क अपोजिंग अ न्यू वर्क पॉलिसी हिंडरिंग इट्स स्मूथ इंप्लीमेंटेशन एंड पोटेंशियली लिमिट द ऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेबिलिटी। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो तभी कामयाब होता है जब वो समय के साथ साथ अपने आप में चेंजेस लाता है। मतलब जैसे जैसे अपग्रेडेशन की जरूरत है, वैसे वैसे वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सभी मेंबर्स ने आपस में कैफेटेरिया में डिसाइड करा कि हम तो अपने में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं लेकर आएंगे, हम में से कोई भी ट्रेनिंग में नहीं जाएगा,
हम नई नई चीजें सीखेंगे तो वर्कलोड बढ़ेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके की उन्होंने एक डिसीजन ले लिया। आपको क्या लगता है अगर वर्कर्स इस तरीके से डिसीजन लेंगे, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में लाने वाले चेंजेस के लिए सही होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रेसिस्ट चेंजेस प्रपोज बाय द मैनेजमेंट। बहुत बार ऐसा होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि मैनेजमेंट जो भी चेंजेस लेकर आ रहा है हम उसे अपोज करेंगे, लीडिंग टू डिफिकल्टीज इन इंप्लीमेंटिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। और इस वजह से मैनेजमेंट जो है कई बार नेसेसरी चीजें भी इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते। प्रेशर टू कंफर्म। A tight-knit informal group expecting its member to resist new projects can create a counterproductive atmosphere. एक इनफॉर्मल ग्रुप है और वो अपने मेंबर से एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो नया प्रोजेक्ट है उसके लिए हम बिल्कुल मना कर देंगे, और कहीं ना कहीं ये काउंटर प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, हिंडरिंग द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू इनोवेट एंड ग्रो। और इससे क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन की जो इनोवेटिव एबिलिटीज हैं या उसकी ग्रोथ होने की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सब खत्म हो रही है। Informal organization may exert pressure on members to conform to group expectation even if those norms are against organization interest। बहुत बार ऐसा होता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने मेंबर्स पर ये फोर्सफुली एक तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स को पूरा ना करें, और इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी हैम्पर हो जाती है। तो फाइनली आज के लेक्चर में आप लोगों ने ये बात सीखी है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के कितने टाइप्स होते हैं, और इसके अलावा आपने ये भी सीखा है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर भी कितने टाइप्स के होते हैं। होपफुली इस लेक्चर के बाद आपका जो कंफ्यूजन था वो बिल्कुल खत्म हो गया होगा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। थैंक यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।